सुहाग रात को जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो वो मुझे देखते ही बेहोश हो गया। मैं बहुत घबरा गई, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी जेठ कमरे में आया और मेरे शौहर को उठाकर अपने कमरे में ले गया। अब हर रात यही होता, जब भी मेरा शौहर मुझसे हमबिस्तरी की कोशिश करता तो वो बेहोश हो जाता और जेठ उसे अपने साथ ले जाता। एक दिन मैंने जेठ के कमरे में झांक कर देखा तो मेरा नाम मुस्कान है। हम 2 बहनें और 2 भाई थे। मैं सब बहन भाई में से छोटी थी। मेरे सारे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। मेरी एक बहन की तलाक हो चुकी थी क्योंकि उसका शौहर उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता था, इसलिए वो ससुराल से मायके में ही रहने लगी थी। अब सिर्फ शादी से मैं ही बची हुई थी। मेरे माँ बाप मेरे साथ साथ मेरी तलाकशुदा बहन का भी रिश्ता देख रहे थे, लेकिन तलाकशुदा होने की वजह से उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरी तलाकशुदा बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी और उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरे 1 साल ही चल सकी थी। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर मेरा कोई भी रिश्ता आता तो न जाने ऐसा क्या होता कि लड़के वाले खुद ही इनकार कर देते थे। मेरा आस पड़ोस से भी कोई रिश्ता नहीं आता था। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मेरे माँ बाप इस बात से बहुत परेशान हो गए थे और तो और वो जल्द से जल्द मेरी शादी भी करना चाहते थे, जबकि मेरे सारे बड़े भाई बहनों की शादी जल्दी जल्दी हो गई थी और सभी के ससुराल अच्छे और मेरे खानदान के हैं। न जाने मेरे ही साथ ऐसी क्या बात थी कि कोई भी मुझसे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार तो मेरी मम्मा की दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर पर आई थी। उन्होंने मुझे शादी में देखा था, तभी देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। मेरी मामा को उम्मीद थी कि वो जरूर मुझे अपने घर की बहू बनाएंगी। जब वो हमारे घर आई तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने फौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया। सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि आज मेरे रिश्ते वाले आए हैं और मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है। 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी मम्मा की दोस्त का फोन आया और उन्होंने कहा कि हमें माफ करना, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। ये कहकर उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। मेरी दोस्तें भी मुझसे सवाल करती थी कि तुम्हारी शादी ना होने की क्या वजह है। ये सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता था। मैं अपने भाई बहन और अपने मामा पापा से इस बारे में सवाल करती तो वो मुझे कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मुझे बुरा लगता था कि कोई मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहता है। मेरी तरह ही मेरी इस बहन का दुख भी था, जो बेचारी शादी होने के बाद भी दोबारा तलाक लेकर मायके आ गई थी। मेरा खूबसूरत होने का भी कोई फायदा नहीं था। जब कोई मुझे अपने घर की बहू ही नहीं बनाना चाहता था तो फिर ऐसी भी खूबसूरती का क्या काम। मेरे माँ बाप ने मोहल्ला भी बदल कर देख लिया था, फिर भी मेरे साथ यही सब कुछ हुआ था। मेरी उम्र निकलती चली जा रही थी। वो तो अच्छा था कि मैं खूबसूरत थी, इस वजह से ज्यादा उम्र के बारे में पता नहीं चलता था। मेरी माँ अल्लाह से बहुत दुआ करती थी कि इनकी एक ही तो बेटी रह गई है, अब इसकी भी शादी हो जाए और वो अपने ससुराल में बस जाए। मैं अपने माँ बाप को अपनी तरफ से बहुत परेशान देखती थी। वालिदैन को तो अपने बच्चों की फिक्र होती ही है। फिर एक दिन मौत हो गया और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। उन लोगों ने मुझे देखते ही रिश्ता फाइनल कर दिया और लगभग 15 दिन के बाद मेरी जल्दी जल्दी में शादी हो गई, क्योंकि मेरे वालिदैन इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। मेरी शादी हमसा के घर में हुई थी। अब मेरी तलाकशुदा बहन ही रह गई थी और मेरे घर वाले इसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे, पर अभी तक इसके लिए कोई सही रिश्ता नहीं मिल सका था। मेरी बहन का नाम सिद्रा था। मेरे माँ बाप भी ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। मेरे ससुराल में मेरी सास, जेठ और मेरे शौहर रहते थे। बाकी घर में कोई नहीं था। घर बहुत अच्छा बना हुआ था। मेरे शौहर का नाम हमसा था और मेरे जेठ का नाम यूसुफ था। दरअसल मेरे जेठ ने शादी नहीं की थी। वो नाई थे और लोगों के बाल काटते थे। दोनों भाई एक ही दुकान पर लगे हुए थे। मेरे जेठ ने अपनी माँ से कहा था कि पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी शादी कर लूंगा। शायद किस्मत में मेरे शौहर की ही शादी पहले लिखी हुई थी, इसलिए पहले मेरे शौहर की शादी हो गई। हमसा दिखने में बहुत अच्छे थे और अब उन्होंने मुझे शादी की रात देखा तो मुझे देखते ही कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनको इतनी खूबसूरत बीवी भी मिल सकती है। मेरे शौहर के हाथ पैर घबराहट की वजह से फूल गए। मुझे लगा कि इतना नर्वस होना तो नॉर्मल सी बात है, पर मेरा शौहर तो बेहोश ही हो गया था। सारे रिश्तेदारों को कमरे के अंदर आना पड़ गया था। अच्छा खासा मजाक बन गया था, क्योंकि सारे मेहमान ही बहुत हंस रहे थे, पर मेरा जेठ काफी परेशान था। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर की हालत तो ठीक हो गई थी और वो ऐसा कर रहे थे जैसे कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने प्यार भरी बातें की और हम लोग सो गए। अब दिन में सारे मेहमान भी जा चुके थे और मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। शादी के अगले दिन मेरे शौहर के नंबर पर मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने मुझे मोबाइल बात देने के लिए कॉल की थी। फिर अचानक बातों में मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे शौहर जेठ नाई हैं, तुम उन्हें हमारे घर पर भेज दो। मेरे पापा और दादाजी भी बाल कटवाना चाहते हैं। मैंने अपने शौहर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बिजी रहते हैं क्योंकि हम अपनी दुकान पर काम करते हैं। मैंने अपने शौहर के जाने
के बाद इस बारे में जेठ से बात की तो उन्होंने एक बहुत अजीब ही बात कही कि मैं किसी के घर नहीं जाता, जिसको जो भी काम है वो हमारी दुकान पर आ सकते हैं। मैंने कहा भला घर जाने में बुराई ही क्या है, आपको घर जाने में ज्यादा पैसे मिलेंगे, काम तो एक जैसा ही है, दुकान हो या किसी का घर। और फिर मेरी फ्रेंड को जब पता चला कि आप लोग ना ही हो तो तब उसने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे फोन करके कहा कि तुम अपने शौहर और जेठ को भेज दो। अब आप दोनों ना सही पर दो में से कोई एक तो चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड के सामने मेरी बात खराब हो। मैंने कहा मेरी फ्रेंड काफी अमीर है, उसके घर चले जाओ, वहां से आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। पर मेरे जेठ ने साफ इनकार कर दिया। मैं अपने जेठ की जिद देखकर हैरान रह गई थी कि भला ये किस तरह की जिद थी। मैंने अपनी फ्रेंड से माफी मांग ली और कहा कि मेरे जेठ और शौहर दोनों ही बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए तुम्हारे घर पर नहीं आ सकते। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जेठ किसी के भी घर जाकर काम नहीं करते, जो भी कस्टमर होता है वो उनकी दुकान पर ही आता है। सब लोग कहते हैं कि मेरे जेठ पुराने हैं, इसलिए उनको मेरे शौहर से भी अच्छा काम आता है। मेरे शौहर ने ये वाला काम तो हाल ही में शुरू किया था, लेकिन इससे पहले वो जूतों की दुकान पर जूते बेचते थे। मेरे शौहर की और जेठ जी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, उनके पास काफी सारे कस्टमर आते थे, इसलिए वो दोनों भाई मिलकर दुकान संभाल रहे थे। फिलहाल ये बात तो खत्म होगी, पर इस घर में काफी ज्यादा खामोशी रहती थी। मैं सारा दिन घर में अकेले रहकर बोर हो जाती थी। मेरी सास मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, वो बहुत ज्यादा परहेजगार औरत थी और हमेशा अपने कमरे में रहकर अलग इबादत करती रहती थी। मैं घर का सारा काम करती थी, अपनी सास का खाना और उनकी दवाइयां भी मैं उनके कमरे में ही जाकर देती थी, लेकिन मुझे बहुत सुकून था कि मुझे यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो जाती थी। एक सास ही तो थी, वो भी सारा दिन अपने कमरे में रहती थी और उन्हें मेरे किसी भी काम से कोई मतलब नहीं होता था। वो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती थी। बाकी मुझे इन सब लोगों के काम करने पर कोई एतराज नहीं होता था। एक दिन हमारे घर पड़ोस की ही एक औरत घर आई थी। उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुई थी। वो मेरी सास से मिलने के लिए आई थी, पर मेरी सास सो रही थी, इसलिए वो मेरे पास ही मुझसे बात करने के लिए बैठ गई। वो मुझे देखकर कहने लगी, बहू तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता था, तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सोच समझ कर तुम्हारी शादी नहीं की क्या? खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते तो बड़ी आसानी से और अपने लोगों के यहाँ ही हो जाते हैं। मैंने कहा कि ये सब तो अल्लाह की मर्जी है, उसने जिसके साथ जोड़ी बनाई होगी शादी तो उसी के साथ ही होनी है ना। थोड़ी देर के बाद मेरी सास जाग गई तो वो उनके कमरे में ही बातें करने के लिए चली गई थी। उनको चाय नाश्ता मैं करवा चुकी थी। इस पड़ोसन के जाने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि ऐसे लोगों से बच कर रहना, ये इधर की बात उधर करने में बहुत माहिर है। मैंने भी अपनी सास से कहा कि ठीक है। रात को मेरा शौहर घर आ चुका था, उन्हें खाना दिया तो उन्होंने मुझसे खाना खाते खाते एक दो बातें की, उसके बाद कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मेरे शौहर के साथ जब से वो बेहोश होने वाला मसला हुआ था, वो मेरे करीब नहीं आ रहे थे, बस दूर दूर से ही मुझसे बात करते थे। इन्हें डर था कि वो कहीं फिर से बेहोश ना हो जाए। मैंने उस दिन के बाद से इस मौजू पर कोई बात नहीं की थी, पर इस घर में मेरे लिए टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे नई नई शादी वाली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी। ना शौहर कोई प्यार मोहब्बत कर रहा था, ना सास मेरे साथ ज्यादा बातचीत करती थी और ना ही मेरा शौहर मुझे कहीं घर से बाहर घुमाने फिराने के लिए ले गया था। मेरे शौहर और जेठ सुबह अपनी दुकान पर जाते और शाम को 9 बजे तक घर आते थे। मेरे पास करने को ज्यादा काम नहीं होता था और कोई ऐसा काम नहीं था जिससे मैं थोड़ा अपना ध्यान बटा पाती। अल्लाह ने मुझे सूरत और शक्ल तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन हुनर मेरे अंदर कोई भी नहीं था। ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही मुझे सिलाई कढ़ाई जैसा कोई काम आता था जो मैं घर बैठ कर लेती। एक दिन मैंने अपने जेठ को देखा, वो अपने काम से आते ही फोन में बहुत बिजी था, जैसे कोई जरूरी चीज देख रहा हो। मैं अपने जेठ के पीछे जाकर बैठ गई कि मैं यहाँ धूप में बैठकर सब्जी काट लेती हूँ, पर जैसे ही मेरे जेठ को महसूस हुआ कि मैं उनके पीछे बैठ गई हूँ और मेरी नजर उनके फोन पर पड़ सकती है, वो वहां से उठकर फौरन ही चले गए और दूसरी तरफ दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। मैंने अपने जेठ से बड़े प्यार से कहा, भैया मुझे भी दिखाइए जरा, आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं? यहाँ तो घर में देखने के लिए टीवी भी नहीं है। तो मेरे जेठ कहने लगे कि इसमें तुम्हारे देखने जैसा कुछ नहीं है। मुझे अपने जेठ पर बहुत गुस्सा आया। मेरे शौहर के पास भी तो स्मार्टफोन नहीं था, उन्होंने तो पुराने जमाने का कीपैड ही अपने पास रखा हुआ था। वो कहते थे कि मुझे टाइम नहीं मिलता मोबाइल चलाने का। मैंने उनसे कहा था लेकिन मेरे पास घर में काफी टाइम होता है, मैं ज्यादातर फ्री ही रहती हूँ, मुझे स्मार्टफोन ला दो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनसे बहुत जिद की तो कहा कि मैं अगले महीने ला दूंगा। मैं इस बात से बहुत खुश हो गई थी। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे मोहल्ले की दोस्त की शादी है और उसने मुझे मेरे घर आकर इनवाइट किया था। वो मेरे मोहल्ले की दोस्त थी, लेकिन मैंने अपने शौहर से कहा कि वो मेरी बहुत पक्की सहेली है, ताकि वो मुझे उसकी शादी में जाने की इजाजत दे दें। मेरे शौहर ने मुझे शादी में जाने की इजाजत दे दी और मैं खूब अच्छे से तैयार होकर
उसकी शादी में चली गई थी। हम लड़कियों के लिए यही तो इंजॉयमेंट होती है, जबकि शौहर हमेशा यही समझते हैं कि हम उनको दिखाने के लिए तैयार होती हैं, जबकि असल बात तो ये होती है कि हम लड़कियां एक दूसरे को दिखाने के लिए अच्छी तरह से तैयार होती हैं कि किस किस के पास ज्यादा अच्छे कपड़े हैं और कौन ज्यादा खूबसूरत लगती है। और मैं तो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और शादी में भी वही हुआ। सब लोग मुझे देखकर बातें कर रहे थे कि इसकी शादी हो गई और किससे हुई है और कौन है इसका शौहर। मेरे शौहर शादी में नहीं आए थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थी कि कौन है इतना हिम्मत वाला, किसने इस बिगड़ी हुई लड़की से शादी कर ली, वह बेचारा कौन है। इन औरतों की बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी और इनकी बातों से मेरा दिल जल रहा था। इनकी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं जल्द ही घर पर आ गई थी। मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरे शौहर ने पूछा कि शादी में मजा आया, तो मैंने कहा कि बहुत मजा आया। सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, सब मुझे ही देख रहे थे कि मैं आपकी बीवी हूँ और इतनी प्यारी, बस आपको ही नजर नहीं आती और आप मुझसे दूर दूर रहते हो। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। आज पहली बार मेरे शौहर ने मेरी तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे थे। मेरे शौहर की नजदीकियां बढ़ने लगी तो मैंने उन्हें बताया कि न जाने क्यों सब लोग मुझसे दूर दूर भागते हैं। कुछ लोग तो मुझे देखते ही अपने आप बातें करने लग जाते हैं, जबकि मेरा तो कोई सीक्रेट भी नहीं है, कोई मेरा ऐसा मैटर नहीं है जिसको मुझे किसी से छुपाना पड़ता। मेरे शौहर ने कहा कि अच्छा चलो छोड़ो इनको, अच्छी बात है कि किसी ने तुम्हें पसंद नहीं किया, वरना मेरा क्या होता। अब मेरा शौहर मेरे साथ ठीक था तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर मेरा जेठ बहुत ही अजीब इंसान था। पता नहीं उसे किस बात का गुरूर था। उनकी शक्ल और सूरत भी बस नॉर्मल सी थी, रंग तो उनका बहुत काला था और मेरे शौहर काफी गोरे चिट्टे थे। उनकी बहुत ही अजीब हरकतें थी और मेरी तो समझ नहीं आता था कि वो शादी क्यों नहीं कर लेते, जबकि उनकी काफी उम्र हो गई। वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरी हर बात पर नजर रखते थे। ऐसा लगता था उनकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे वो मेरी किसी बात को पकड़ने की तलाश में हैं। पर ऐसा क्यों था? मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करती थी। वो तो किसी जासूस की तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे, जबकि शादी के शुरू के दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अचानक मेरे जेठ को ऐसा क्या हो गया था? खुद तो मेरा जेठ सारी रात मोबाइल पर लगा रहता था, कमरा बंद करके सोता था, जबकि इनका क्या काम था कि वो कमरा बंद करके सोए। कभी कभी दोनों भाई आपस में साथ बैठे होते और मेरे बारे में ही बातें कर रहे होते थे। मैंने अपनी जेठ की जुबान से अपना नाम सुना था, जबकि उनको ऐसा क्या काम था जो मेरे शौहर से मेरे बारे में बातें कर रहे थे। क्या वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे? लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेरा शौहर मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करता था। इसका मतलब कि हर बार मेरे जेठ का प्लान खराब हो जाता था। धीरे धीरे मुझे अपने जेठ से नफरत होने लगी थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मेरे शौहर के साथ मेरा ताल्लुक ठीक हुआ था और वो अब हमारी खुशियों के पीछे पड़ गए थे। आखिर वैसा क्यों कर रहे थे? एक दिन तो बहुत ही अजीब हुआ था और वो ये कि आधी रात को जब मेरी अचानक से आंख खुली तो मेरे शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और मैं पानी पीना चाहती थी, लेकिन कमरे में पानी नहीं था। मैंने बाथरूम में देखा तो बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, मतलब कि मेरा शौहर वहां पर भी मौजूद नहीं था। मैंने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई थी कि दरवाजा नहीं खुल रहा था। बाहर से किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया था। मैं हैरान रह गई थी कि ये क्या, किसी ने आधी रात को मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने बुरी तरह से चलाना शुरू कर दिया और दरवाजे को भी दोनों हाथों से पीटना शुरू कर दिया, धक्के दिए और जोर जोर से चीखने लगी कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर के बाद मेरे शौहर ने ही दरवाजा खोल दिया था। मैंने देखा कि मेरे शौहर और जेठ दोनों ही कमरे के बाहर सहन में बैठे हुए थे और शायद मेरा शौहर उसी के साथ बैठकर कोई बातचीत कर रहा था, लेकिन मुझे कमरे के अंदर बंद करने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा ये सब कुछ क्या हो रहा है? बाहर से दरवाजा किसने बंद किया था? मेरे शौहर ने कहा कि मुझे आदत हो गई है कमरे से बाहर निकलते ही दरवाजा बंद करने की, इसलिए मैंने गलती से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी। चलो मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा आपने कमरे का दरवाजा बंद तो कर दिया, लेकिन आप इस टाइम बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैं भैया के साथ थोड़ी देर बैठ गया था, लेकिन दोनों की शक्ल से लग रहा था कि मेरे शौहर मुझसे झूठ बोल रहे हैं और ऐसा लगता था कि ये दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। तभी तो उन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद करके बाहर से दरवाजा की कुंडी भी लगा ली थी, ताकि मैं उन दोनों की बातें ना सुन लूं। मेरे शौहर ने कहा कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैंने कहा कि मुझे प्यास लगी है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। जब पानी कमरे के अंदर लेकर आए, मैंने पानी पी लिया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं हो? आधी रात को आखिर ऐसी कौन सी बातें हो रही थी? तो वो कहने लगे तुम्हें पता तो है ना कि हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं, तो बस घर के खर्च की ही बातें कर रहे थे। ऊपर से माँ का भी ख्याल रखना होता है, बस यही सब बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। मैंने कहा 11 बजे तक तो आप मेरे साथ सो गए थे, आधी रात को उठकर आपको ये बात कैसे याद आ गई कि आपको बातें करनी है? ये बात भला सुबह भी तो हो सकती थी ना, और मुझे कमरे के अंदर बंद क्यों
किया आपने? ऐसे कोई अपनी बीवी को कमरे के अंदर बंद नहीं करता, आपने जानबूझकर बंद किया। मेरे शौहर की शक्ल से लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने बात बदल दी और कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें जानबूझकर बंद नहीं किया और नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठकर बाहर चला गया था। देखा भैया भी जाग रहे थे, बस हम दोनों बातें करने बैठ गए। ये तो कुछ गलत नहीं हुआ, तुम तो बात के पीछे ही पड़ जाती हो। चलो सो जाओ। अब मैं हैरान थी कि एक तो मेरे शौहर गलती कर रहे थे और ऊपर से गुस्सा भी मुझ पर ही हो रहे हैं। फिलहाल मैं भी सो गई थी, लेकिन इसके बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। सुबह तक मैं सोचती रही कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे। अब मैं नोटिस कर रही थी कि अक्सर मेरे शौहर और जेठ आपस में कोई ना कोई बातचीत कर रहे होते थे और मुझे लगता था कि बात मेरे बारे में ही हो रही है। एक बार मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, वो मेरे घर आई थी। जब मैंने उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से शादी से पहले लोग मुझसे दूर भागते थे और कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था, जबकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मेरी फ्रेंड ने कहा कि औरत के अंदर एक कमी ऐसी होती है, उसके बारे में उसे कभी कुछ पता नहीं होता, शादी से बाद में पता चलता है। तुम भी तो कहीं बांझ नहीं हो गई? हो सकता है तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में पता हो और उन्होंने तुम्हें इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा हो, क्योंकि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। लोग औलाद के लिए ही तो शादी करते हैं और हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कमी हो। इसने मुझे किसी की कहानी बताई थी कि एक 12 साल की उम्र की लड़की थी और उसे बचपन में ही पता चल गया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और फिर इसकी शादी भी नहीं हो रही थी। मेरे दिल में भी यही डर था, क्योंकि मेरी शादी को भी तो 9 महीने हो गए थे और अभी तक मेरे पास भी कोई बच्चा नहीं था। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई। मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करवाए और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि ये मेरी एक ऐसी फिक्र थी जो कि अब खत्म हो गई थी। इसका मतलब ये था कि एक औरत की हैसियत से अब मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, फिर लोग क्यों मुझसे दूर भागते थे? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और उन्होंने बताया कि आपका तीसरा महीना चल रहा है और आपका बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। घर आते ही सबसे पहले ये बात मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी, लेकिन जब मैं और मेरी सास घर आए तो मेरे जेठ घर में बैठे हुए थे और फिर से अपने मोबाइल में बिजी थे। मेरी सास रास्ते में से ही मिठाई का डब्बा लेकर आई थी। उन्होंने आते ही पहले मेरे जेठ को मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा कि माँ, आखिर मिठाई किस बात की खिला रही हो? मेरी सास ने खुशी खुशी उन्हें ये खबर सुनाई और कहा कि अब तुम ताया जी बनने वाले हो और उस घर में तुम्हारा भतीजा या भतीजी आने वाला है। मैंने अपने जेठ की तरफ ताना मारते हुए कहा कि बस माँ जी, इतनी खुशी मत मनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खुशी को किसी की नजर लग जाए। ये कहते हुए मैं कमरे में चली आई, क्योंकि मुझे वैसे भी अपने जेठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शौहर को मैंने अपने जेठ से कॉल करवा कर बहाना करके घर बुला लिया था कि घर में खाने को कुछ नहीं है, खाने का सामान लेकर आ जाओ। जब वो सामान लेकर आए तो मैंने उन्हें ये खबर सुनाई। वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे और उन्होंने बाहर जाकर ये बात अपने भैया को बताई। वो भी बहुत खुश हुए थे और उनको दुआ देने लगे थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि मेरे जेठ को मैं अच्छी नहीं लगती तो मेरे बच्चे कैसे अच्छे लगेंगे। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां झूमने लगी थी। मेरी सास ने मेरी नजर उतारी और उन्होंने मेरे शौहर को बताया कि बहू को कमजोरी है, इसलिए इसे अपना बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे शौहर ने कहा कि घर के सारे काम छोड़ दो, अब तुम्हें आराम ही आराम करना होगा। मेरी सास कहने लगी, बहू जब तुम नहीं थी तभी मैं अपना घर का सारा काम करती थी, अब तुम आराम करोगी और सारे काम मैं खुद ही कर लिया करूंगी। तुम बस खाना बना देना, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूंगी। बस तुम आराम करो। इतने सालों बाद मेरे घर में बच्चों की आवाज गूंजने वाली है। मैं अपने ससुराल वालों की इतनी मोहब्बत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अगले दिन जब मैंने अपने जेठ को सुबह का नाश्ता बना कर दिया तो मेरे जेठ ने मुझसे कहा कि मुस्कान, अब मैं परेशान हो गया हूँ, ऐसा मत क्या करो, अब तो तुम माँ भी बनने वाली हो, अब तुम्हें सारी बातें समझनी चाहिए। मैंने कहा, भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो इतना कहकर वहां से उठकर चले गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस बारे में बातें कर रहे थे कि अब तो ये सब कुछ मत करो, मैं तंग आ गया हूँ। मैं ऐसा क्या कर रही थी और उसका नुकसान मेरे जेठ को हो रहा था जिससे वो तंग आ गए थे। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई कि आखिर भैया का इस बात से क्या मतलब है और वो मुझे ऐसी बात क्यों कह कर गए, लेकिन मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल मैंने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया और मेरे शौहर ने भी कहा था कि मैं भैया से खुद बात कर लूंगा। एक दिन मैं अपने जेठ के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मुझे उनके कमरे के फर्श पर एक पर्चा पड़ा हुआ मिला। मैंने उसे खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई थी। उस पर किसी का नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे संभाल कर टेबल पर रख दिया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से वो पर्चा उठाया और खोल कर देखा। ये नंबर मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था और बल आखिर मैं इस नंबर को पहचान भी गई थी। ये तो मेरी बहन का नंबर था, सिद्रा का, जो तलाक लेकर अपने शौहर से झगड़ा करके घर पर आ गई थी। मेरी बहन का नंबर आखिर मेरे जेठ के पास क्या कर रहा था? मैं परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन का नंबर मेरे जेठ के पास
पास क्यों है और इन दोनों का आपस में क्या कांटेक्ट है। मैंने फौरन अपने शौहर के मोबाइल से अपनी बहन को कॉल की और उससे कहा कि मेरे जेठ के कमरे से तुम्हारा नंबर मिला है। मैं समझ गई थी कि मेरी तलाकशुदा बहन का मेरे जेठ के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो उनके कमरे से मुझे मेरी बहन का नंबर मिला। इसलिए मैंने अपनी बहन को फोन किया और मैंने जब अपनी बहन के नंबर पर फोन किया तो मेरी मामा ने कॉल रिसीव की थी। मैंने मामा से कहा कि सिद्रा का नंबर मेरे जेठ के कमरे से मिला है। अब मैं इस बारे में सिद्रा से घर पर आकर ही बात करूंगी। मेरी मामा ने कहा तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है, तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि तो फिर सिद्रा को क्या काम है मेरे जेठ के साथ, क्या सिद्रा मेरे जेठ से बातें करती है। मम्मा ने कहा खामोश हो जाओ और अपने काम से काम रखो। ये कहकर मम्मा ने कॉल कट कर दी। अब मैं समझ गई थी कि इन दोनों का कोई ना कोई तो चक्कर चल रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन का कोई भी रिश्ता मेरे जेठ के साथ हो, क्योंकि मुझे अपना जेठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए मैं अपनी बहन को अपने जेठ से बचा कर रखना चाहती थी। मैंने अगले ही दिन अपनी सास और शौहर को बिठाकर सारी बात बताई। मैं अपने चेहरे पर कोई भी गुस्सा नहीं लाई थी, बल्कि बहुत ही प्यार और तसल्ली से बात की थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास को अपने बेटे की बात सुनकर बुरा लगे। मौके पर ही मेरे जेठ भी आ गए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उनको ये भी बता दिया कि क्या इस बारे में मेरी मम्मा भी जानती है। मेरे जेठ ने कहा कि मुस्कान, दरअसल मैं तुम्हारी तलाकशुदा बहन के साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। हाँ, ये गलत बात है कि मुझे इस बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने उसे तुम्हारी शादी में पसंद किया था जब मुझे पता चला कि उसकी तलाक हो गई थी और उसका शौहर उसे बहुत मारता था। तुम्हारी बहन बहुत मासूम है, मुझे उसकी मासूमियत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उससे शादी करूंगा और उसे अपने घर में जगा दूंगा। हम दोनों की आपस में बातचीत होने लगी, लेकिन फिर तुम्हारी शादी के कुछ दिनों के बाद मुझे सिद्रा ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने बड़ी हैरानी से अपने जेठ की तरफ देखते हुए कहा कि कौन सी बात है। मेरी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको हैरान होना पड़े। मैंने अपने शौहर और सास की तरफ देखकर कहा, मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनका कोई मैटर हो। मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मेरी तो कभी किसी लड़के के साथ भी दोस्ती भी नहीं हुई। मैंने अपने जेठ की तरफ इल्तिजा करते हुए कहा कि बताइए कि मेरी बहन ने आपको क्या बताया है जिसकी वजह से आप हैरान हो गई हो, और मुझे पता है कि आप मेरी बहन के कहने की वजह से ही मुझ पर अपनी नजर रखने लगे थे। मेरी बहन ने आपको जो भी बताया है वो झूठ ही होगा, क्योंकि मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो मुझसे पूरे 3 साल बड़ी है और मुझसे शादी से पहले बहुत झगड़ती थी, इसलिए उसने मुझसे बदला लेने के लिए ही आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मेरे जेठ ने कहा कि उसने मुझे जो भी बताया है वो सब कुछ सच है, क्योंकि मैंने तुम्हारे माँ बाप से भी बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि ये बात सच है, लेकिन उन्होंने हमें शादी से पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। शादी के बाद ही मुझे तुम्हारी बहन की वजह से सब कुछ पता चला और इसी सब को लेकर हम दोनों भाई आपस में बातें किया करते थे कि तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने कहा क्यों, मेरा क्यों ख्याल रखना होगा? मैं ऐसा क्या करती हूँ? क्या मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ? मैं तो यही समझ रही थी कि ये लोग मुझे बदकिरदार कह रही हैं। फिर मेरे जेठ ने कहा कि तुम्हारा ख्याल रखने से मतलब है कि तुम्हें बंद करके रखना होगा। फिर उन्होंने मुझे असल बात बताई तो मैं सुनकर हैरान रह, क्योंकि ये राज जानने के बाद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया था। दरअसल मुझे नींद में चलने की बीमारी थी और नींद में चलकर ही मैं हमेशा किसी दूसरे इंसान के कमरे में जाकर सो जाती थी या फिर घर से बाहर निकल जाती थी। ये बात मेरे सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जानते थे। मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि अपनी इस बीमारी को सुनकर मैं अपना दिल छोटा करूं और अपनी इस बीमारी की वजह से कहीं डिप्रेशन का शिकार ना हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी। फिर जब शादी के बाद मेरी बहन और मेरी जेठ की आपस में फोन पर बातें होने लगी तो उसने बातों ही बातों में मेरे जेठ को ये बात बता दी थी। मेरे जेठ को मेरी बहन पसंद आ गई थी। उन्होंने मेरी शादी में ही उसको पसंद कर लिया था और मेरी बहन भी मेरे जेठ के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। मेरे जेठ ने इस बारे में मेरे माँ बाप से बात कर ली थी और कहा था कि वो इनकी तलाकशुदा बेटी से शादी करना चाहते हैं और जल्द ही वो इस बारे में अपने घर पर मुझे और अपनी माँ को भी बता देंगे। मेरे माँ बाप को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं अपने ससुराल में अच्छी रह रही थी। एक ना एक दिन तो मेरे ससुराल वालों को ये बात पता चल जानी ही थी। मेरे माँ बाप ने ये बात मेरे ससुराल वालों को शादी से पहले इसलिए नहीं बताई थी कि जिन लोगों को ये बात पता होती थी वो लोग मुझसे शादी नहीं करते थे। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ था। एक दिन मेरे जेठ को जब एहसास हुआ कि मैं नींद में चलकर उनके कमरे में जाकर सो गई तो वो बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे और उन्होंने ये बात मेरे शौहर से की थी और फिर इस तरह से मेरे शौहर को भी पता चल गया था और मुझे कभी इस बारे में पता नहीं चला, क्योंकि मेरी नींद बहुत पक्की थी। मेरे शौहर ने मेरे घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा ये बात सच है और उनकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इनकी बेटी का कहीं भी रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब मैं 15 साल की थी तो एक दिन मैं नींद में अपने ताया के बेटे के कमरे में जाकर सो गई थी। मेरी ताया तो वैसे भी बहुत बुरी औरत थी। उन्होंने इस बात का गलत मतलब निकाल कर सारे मोहल्ले में
में इस बात को आग की तरह फैला दिया था और सब लोगों को यही भरोसा दिलाया था कि मैं गलत लड़की हूँ और जबरदस्ती लड़कों के कमरे में जाकर सो जाती हूँ और उनको लगता था कि मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बद किरदार लड़की हूँ और जानबूझकर मैं किसी के भी साथ सो जाती हूँ। ये बात मेरे घर वालों ने मुझसे छुपाए रखी थी। फिर एक दिन मेरे शौहर को पता चल गया, इसलिए वो दोनों भाई आपस में बातें करते रहते थे कि मेरे साथ क्या किया जाए। यहाँ ससुराल में भी किसी को ये बात पता न चले, इसलिए वो दोनों मेरा ख्याल रखना चाह रहे थे और अब मैं माँ बनने वाली थी तब से वो दोनों मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। तभी मेरे जेठ ने कहा था कि अब तुम ऐसी हरकतें मत क्या करो, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। इसका मतलब यही था कि मैं नींद में चलकर उनके कमरे में जाती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये सब कुछ याद नहीं था कि मैं कब और किस तरह से अपने जेठ के कमरे में जाती हूँ। मेरे शौहर ने मुझे वीडियो भी दिखाई कि तुम किस तरह से चलकर जाती हो। मैं वीडियो देखकर हैरान रह गई थी और मैंने अपने शौहर और सास और जेठ से कहा कि मुझे ये बीमारी है, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने आप लोगों को जितना भी तंग किया उसके लिए आप मुझे माफ कर दो। मेरी सास और जेठ ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने अपने शौहर से कहा था कि इस बीमारी की वजह से कल को मुझे कोई नुकसान पहुंच जाए या मैं लाचार हो जाऊं, मुझे कोई और बीमारी हो जाए तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? मेरे शौहर ने कहा कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ये तुम्हारे अच्छे होने की पहचान है कि तुमने इतने अच्छे तरीके से मेरे घर की घर गृहस्थी को संभाल कर रखा है। ऐसा ना हो कि किसी दिन नींद में तुम घर से बाहर जाओ और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए। इसलिए मैं और भैया तुम्हारे लिए परेशान रहते थे और तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम्हें ये मसला है तो थोड़ी देर के लिए मैं भी परेशान हो गया था, लेकिन फिर भैया ने मुझे तसल्ली दी और उन्होंने कहा कि मुस्कान बीमार है, वो अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करती। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और उस दिन के बाद से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें ये बात पता चलने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ये बात पता चली तो तुम्हें बहुत दुख हो जाएगा। मैंने अपने जेठ से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में बहुत बुरा सोचने लगी थी और मैं सिद्रा से भी माफी मांग लूंगी क्योंकि मैं सोचती थी कि कहीं उसने आपको मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा घर बचाया है। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब मैं नींद में चलूं तो आप मुझे फौरन जगा देना ताकि मुझे पता चल जाए और इसका कोई इलाज हो सके और मैं भी इसका इलाज करवाना चाहती हूँ। इसलिए अगले दिन ही मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि नींद में चलने वाले इंसान को अपना कोई होश ही नहीं रहता, जबकि मेरी ये बीमारी तो काफी सालों पुरानी थी, पर अल्लाह का शुक्र है मेरी ये बीमारी बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी और मेरे जेठ ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा था। अब वक्त था तो सिर्फ बच्चा पैदा होने का। किसी तरह से 9 महीने हो गए थे और मैंने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया था जिसे देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश हुए थे। मेरी सास तो फूले नहीं समा रही थी क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कोई बेटी नहीं दी थी। मेरे शौहर ने कहा था कि इस दौरान मैंने हर रात तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन तुम एक रात भी नींद में नहीं चली हो। धीरे धीरे तुम्हारी ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। एक एक करके हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो गई थी। मेरी तलाकशुदा बहन का भी घर बस गया था। मेरे जेठ के साथ उनकी शादी बहुत धूमधाम से कर दी गई थी। अब हम दोनों बहनें अपने एक ही घर में बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।